Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the lecture of the relativity. In this lecture, we will discuss Michelson-Morley experiment. कि Michelson-Morley experiment क्या है? Why this experiment was designed? What was the aim of this experiment? So the aim of this experiment was to prove the existence of the ether attempt, and this attempt was made by the two scientists Michelson and Morley. Morley designed a interferometer and Michelson used his setup to prove the existence of ether. So let's first talk about what is ether. कि ether हमारे पास क्या है? तो ether just like एक hypothetical medium है जो कि स्पेस में इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिस्पर्स्ड है, और जब भी हमारे पास इस तरीके से अर्थ मतलब ऑर्बिट कर रही होती है तो वो इस क्या करती है, इसको अपने साथ या तो इस तरीके से फ्लोट, या तो अर्थ इसमें फ्लोट कर रही है, जस्ट लाइक ये मीडियम है जिसमें अर्थ फ्लोट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये फ्लोट कर रही है इस मीडियम में तो हमारे पास हम जो भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हम तो अर्थ के फ्रेम में हैं और साथ साथ ये मीडियम भी है, तो जो हमारे पास वेलोसिटी आनी चाहिए, हम वेलोसिटी जो भी रीडिंग करें उसमें इन दो की रिलेटिव वेलोसिटी हम यूज़ करेंगे, अर्थ की एंड इस हाइपोथेटिकल मीडिया जो कि डिस्पर्स्ड है इन होल स्पेस। तो यहाँ पे ये इसका आइडिया होना कि ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल मीडिया है या नहीं है, या अर्थ की रिलेटिव मोशन, क्या ये ईथर इस डायरेक्शन में मोशन है या इस डायरेक्शन में मोशन है, ये कंफर्म नहीं था। टू प्रूव दिस के फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेदर दिस ईथर एग्जिस्ट और नॉट, इफ इट एग्जिस्ट वेदर इट इज एट रेस्ट और it is moving to right or to left. So this was the basic aim of this experiment, Michelson-Morley experiment. तो जी वो कहते हैं यहाँ पे कि if the ether is assumed to be at rest, जी assume क्या, इसको हम चेक करते हैं, बाद में हम इसको मूव भी करवाएंगे, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन पे। if the ether is assumed to be at rest, the velocity of the earth will be its orbital velocity, which is about 30 km per second, and the velocity of the ether drift relative to earth is opposite direction but equal in magnitude. देखें, अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट होता है और आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं इस डायरेक्शन में, तो आपको ये सराउंडिंग पीछे की जानिब मूव करने अपीयर टू क्या मूव पीछे डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर आप राइट डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहे हैं क्रॉस, तो जो सराउंडिंग रेस्ट भी होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको मूव करने लगती है। तो इस तरीके से अगर हमारी अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ईथर हम कहते हैं कि अज्यूम करके रेस्ट पे है, तो ये ईथर की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, ये वाली डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मिकल्सन डिवाइज एन इंजीनियस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिसमें उसने क्या किया, इंटरफेरोमीटर को यूज़ किया, और इस इंटरफेरोमीटर में काम कि लेज़र लाइट जो मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसको यहाँ पे दो पार्ट में डिस्पर्स किया। यहाँ पे हमारे पास बीम स्प्लिटर्स है, हाफ सेमी सिल्वर मिरर, 50% ये लाइट को इधर रिफ्लेक्ट करता है मिरर 1 की तरफ और 50 तरफ मिरर M2 की तरफ। और इसकी कुछ कन्फिगरेशन जो है इंटरफेरोमीटर की यूँ है कि जो वर्टिकल यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन और इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये दोनों लेंथ सेम है। अगर लेंथ सेम है तो लाइट्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन बेक में और यहाँ पे सेम टाइम लेके यहाँ इस तरीके से यहाँ पे पहुँचेगी। अगर मीडियम हाइपोथेटिकल मीडियम नहीं है, लेकिन अगर हाइपोथेटिकल मीडियम का रोल है इसमें, तो क्या होगा जी, तो इसमें ये होगा कि लाइट जब इधर से जाएगी, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इधर से स्पीड c, और मीडियम क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वो क्या -v के साथ, तो दोनों की अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो c -v होगी, ठीक है। और इस तरीके से अगर लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद M2 से रिफ्लेक्शन के बाद वापस टर्न बैक करेगी, यहाँ से दोबारा वापस जाएगी, तो फिर क्या होगी, c + v यहाँ पे, यानी टाइम फ्रॉम फॉर गोइंग एंड कमिंग बैक। तो दोनों के लिए अगर हम टाइम t इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास d है, तो d/c - v, एंड फॉर रिटर्निंग बैक इट्स टाइम विल बी d/c + v. So we have actually first made
attempt to find the time for light from A to B and returning back to A. So this will be equal to D over C minus V from A to B and B to A D over C plus V. So this is time of for the light which is moving in x direction. If the velocity of the earth relative to earth is v from left to right in direction from A to B, then velocity of the ether drift is also v. So from relative velocity its velocity will be, अगर इस डायरेक्शन में मोशन है तो इसकी वेलोसिटी होगी c माइनस वी, अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट है बैकवर्ड डायरेक्शन में तो हमारे पास c प्लस वी होगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम वर्टिकल डायरेक्शन वाले उसको फाइंड करते हैं कि वर्टिकल में हमारे पास कितना टाइम आता है। जब हम टाइम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो टाइम डोमेन से हम फिर फेज डोमेन में जा सकते हैं, हम स्पेशल डोमेन में भी जा सकते हैं। यानी टाइम का डिफरेंस है तो फिर हम दोनों का पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर पाथ डिफरेंस दोनों का है तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस से हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रेंज मिलने चाहिए। जिसको नेट टाइम मिलेगा हमें दोनों का टाइम को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे जी। तो दोनों का टाइम हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसमें टी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर सी माइनस वी प्लस डी ओवर सी प्लस वी। सो अगर टेकिंग एलसीएम विल बी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एंड जो ऊपर वाली टर्म है वो जस्ट लाइक सिंपली ऐड एंड जो डिनाम उसके एलसीएम का रूल्स है। तो इसमें आप जो बॉटम वाली टर्म में सी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो इसमें आ जाएगा सी स्क्वायर और कुछ कैंसिलेशन, तो ये हम टाइम फॉर एक्स देगा जो कि एक्स एक्स के लॉन्ग लाइट कंज्यूम कर रही है या टेक कर रही है। ठीक है, फिर इस तरीके से टाइम फॉर लाइट फ्रॉम ए टू सी एंड बैक टू ए, कि ए टू सी तक और यानी मिरर M1 तक और बैक टू ए, ये कितना टाइम ले रही है। तो इस केस में हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड की है कि क्योंकि इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन में तो हमें पता था कि ईथर वी डायरेक्शन से मूव कर रही है और ये हमारे पास जब लाइट्स अगर ये अर्थ इस तरीके से ट्रेवल कर रही है मतलब मूवमेंट हो रही है तो ये लाइट्स यहाँ पे वापस इस डायरेक्शन में नहीं आएगी बल्कि कहाँ भी आएगी, किसी सम इस पॉइंट पे आएगी। तो हमने इसको ई से डिनोट किया है और ये क्या है, क्योंकि लाइट मूव कर रही है तो ये सी और दोनों की जो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी होगी बाय यूजिंग पैथागोरियन थ्योरम, इसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि ये साइड अगर सी है और ये तो हमें ईथर की स्पीड का हमें पता है वी, तो ये होगी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर जी। तो अब जो है यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें टाइम के लिए तो टाइम इस केस में हमारे पास क्या होगा, टाइम विल बी इक्वल टू, क्योंकि टाइम एस ओवर वी होता है, एस हमारे पास क्या है यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस अगर यहाँ पे तो डी था और रिलेटिव स्पीड क्या आती है इस केस में, ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का अंडर रूट, ये टाइम फॉर गोइंग और इस तरीके से टाइम फॉर कमिंग बैक वो भी यही होगा ओवर डी और सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे और सी स्क्वायर फिर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास टाइम फॉर वाई जो हमारे पास ट्रांसफर डायरेक्शन है कि लाइट कितना टाइम कंज्यूम कर रही है फ्रॉम ए टू M1 और बैक टू ए। सो डेल्टा टी यानी अगर आप दोनों टी एक्स और टी वाई का डिफरेंस ले लें तो ये दोनों जो हमारे पास लाइट वेव्स हैं कितना टाइम यहाँ पे ले रही है, तो टी एक्स माइनस टी वाई, टी एक्स की वैल्यू हमारे पास पता है और टी वाई भी हमें पता है, दोनों पुट करेंगे कुछ टर्म कॉमन आ जाएंगी, 2d ओवर सी हमने कॉमन ली है, बाकी जो लोअर टर्म है यानी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर एंड 1 और 1 वी स्क्वायर और सी स्क्वायर की पावर माइनस या 1/2। तो इससे हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से कि 1 माइनस वी स्क्वायर और इस तरीके से ओवर सी स्क्वायर। तो इस टर्म को अगर हम ऊपर ले जाएं यानी 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाएं यहाँ से इस दोनों केस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर पावर -1 और यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर पावर 1/2। तो यूजिंग बाइनॉमियल और जो हायर ऑर्डर की टर्म है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 1 प्लस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फर्स्ट दो टर्म को यहाँ पे हमने रिटेन किया है, बाकी दो कैंसिल यानी नेग्लेक्ट की है। तो कुछ टर्म यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और कुछ जो है हमारे पास रह जाएंगी, तो ये आ जाएगा डी ओवर सी वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये दोनों का वेव्स का जो टाइम है ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अगर हमारे पास टाइम आ गया तो टाइम को सी से मल्टीप्लाई कर तो एस इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा, तो ये दोनों में पार्ट डिफरेंस
आ जाएगा, सी इंटू डेल्टा टी डी इंटू वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इस टाइम से अगर हम सी मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या देगा, डिस्टेंस आ जाएगा। एंड नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द पाथ डिफरेंस। अब हम इसको फेज डिफरेंस में लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस मैं अगर आप यहाँ पे आपको स्केच बता दूँ कि कैसे हम कर सकते हैं फेज डिफरेंस को। अगर हमारे पास एक वेव्स है जी, यहाँ से इस तरीके से मैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास टाइम कितना है, लेट करते हैं कि जो फेज़ है वो मैं लिखता हूँ डेल्टा फी, और इस तरीके से हमारे पास जो टोटल फेज़ डिफरेंस होता है वो होता है 2 इंटू पाई, क्योंकि टोटल अगर आप इस वेव्स के लिए देखें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 2 पाई का डिफरेंस। और टाइम जो है अगर मैं लिखूँ डेल्टा टी, ठीक है, मैं इसको लिया लूँगा डेल्टा टी, और जो टाइम होगा टोटल टाइम वो होगा, सॉरी टोटल टाइम मैं टी लिखता हूँ, ये टी, तो डेल्टा टी। इस तरीके से आप फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं अगर आपको टाइम डिफरेंस पता हो, क्योंकि हमें दोनों का टाइम डिफरेंस यहाँ पे पता है, पाथ डिफरेंस पता है, तो हम इस डोमेन में भी जा सकते हैं। यानी अगर फेज डिफरेंस पता हो तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फ्रिंज बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो फिर जब हम टाइम फाइंड करते हैं दोनों का, फिर हमें क्या मिलता है आउटपुट पे, ये अभी देखते हैं। ये अगर मैं सारा अरेज कर लूँ, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जी, फिर वो कहते हैं इफ द होल apparatus is turned through 90 डिग्री द आर्म AC will become optically longer than arm AB by an amount delta V square और C square। हाँ जी, अगर आप इसको रोटेट कराते हैं, मीन जो हमारे पास जो सेटअप है इसको अगर हम रोटेट कराएं, इस तरीके से रोटेट करवाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये कोई इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो फिर हमारे पास सारा क्या हो जाएगा सेटअप, यानी वर्टिकल कंपोनेंट और इनका जो डिस्टेंस है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंटरचेंज जाएगा। और ये होल जो सेटअप है ये किसी मरकरी फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रही है, ताकि हम इसको ईजिली रोटेट करवा सके। ऐसा ना हो कि अगर हमने इसको किसी टेबल के ऊपर पिन किया हुआ है तो हमें सारे उन पिन्स को अपरूट करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, इसको मरकरी के फ्लूइड के अंदर इसको जो टब है उसके अंदर हमने इसको फ्लोट करवाया है, ताकि हम इसको मूव करवा सकें। और ये जो सोर्स है ये फिक्स है, तो हम इसको रोटेट करवाएंगे तो ये इनके दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटरचेंज जाएंगे, जिससे फिर जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है डेल्टा वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। हैंस द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द apparatus इज प्रोड्यूस पाथ डिफरेंस ऑफ 2 डेल्टा वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, 2 टाइम पाथ डिफरेंस। द फ्रिंज पैटर्न, तो इसकी हमें पाथ डिफरेंस पता हो तो फ्रिंज पैटर्न पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा, यहाँ से हम नंबर ऑफ फ्रिंज फाइंड कर लेंगे। अब और इस जो कन्फिग्रेशन में कल्जन ने यूज़ की थी उसके अकॉर्डिंग डी कितना था 11 मीटर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, जो कि अर्थ के लिए होती है। तो नंबर ऑफ फ्रिंज हमारे पास इस केस में अगर हम सोडियम लाइट जो उन्होंने यूज़ की है जिसकी वेवलेंथ ये होती है 0.37, तो 0.37 कहते हैं जो उसने टेलीस्कोप यूज़ किया है वो इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ही ज़्यादा थी, वो इसकी 1/100 टाइम्स फ्रिंज भी ऑब्ज़र्व कर सकता था। लेकिन ये फ्रिंज उसने ऑब्ज़र्व नहीं किए क्योंकि एक्चुअली फ्रिंज बन ही नहीं रहे थे। यहाँ पे कोई हाइपोथेटिकल मीडिया का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो यानी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रिंज वो नहीं बने। इतनी सेंसिटिव हमारे पास जो टेलीस्कोप थी उससे भी हमें फ्रिंज नहीं मिले। इट मीन्स कि जो उन्होंने सेटअप जो इनके माइंड में था वो तो नहीं था। इसको कहते हैं नेगेटिव रिजल्ट ऑफ, कि वो फ्रिंज एक्सपेक्ट कर रहे थे जबकि आउटपुट में कुछ नहीं मिले। फिर वो कहते हैं मिकल्जन एंड मोरले फ्लोटेड द होल एक्सपेरिमेंट इन द लार्ज ट्रफ ऑफ मर्करी एंड केप्ट इन द स्लो रोटेशन, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड इन डिफरेंट सीजन ऑफ ईयर बट नो शिफ्ट इन फ्रिंज वाज ऑब्जर्व। कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट सीजन में किया क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही, तो मे भी कि अगर हम कर रहे हैं कि ईथर इस डायरेक्शन में, हमने तो ईथर को इस डायरेक्शन में लिया था,
कि अगर इस डायरेक्शन में हो तो इसलिए हमने इसको डिफरेंट सीजन में किया है ताकि जो मिस्टेक है वो हमारी रिमूव हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट सीजन में परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट अर्थ के डिफरेंट पॉइंट पे, बट कोई हमारे पास फ्रिंज ऑब्जर्व नहीं किए गए। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि ये जो ईथर है या तो मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको कैसे जो हमारी रीडिंग्स है और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी थ्योरेटिकल आइडियाज़ हैं उसके ऊपर फुलफ़िल नहीं कर रहे। तो जो डिफरेंट साइंटिस्ट आए उन्होंने इसको डिफरेंटली इंटरप्रेट किया। सबसे जो बेस्ट इंटरप्रिटेशन है वो भी हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ नल रिजल्ट, ये इसको कहते हैं नल रिजल्ट, कि हम फ्रिंज इधर ऑब्जर्व कि जो हमने इस केस में यहाँ पे हम फ्रिंज ऑब्जर्व हमें एक्सपेक्ट था कि यहाँ पे फ्रिंज बन जाएंगे, क्योंकि लाइट अगर इस डायरेक्शन में दोनों में पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फ्रिंज बनने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रिंज नहीं बने। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये किया है। पहला मैकल्जन एक्सप्लेनेशन, द अर्थ ड्रेज द ईथर अलॉन्ग विद इट सो देयर वाज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ। जी, मैकल्जन ने ये इस तरह इंटरप्रेट किया, जो दोनों में जो कोई पार्ट डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ तो कोई फ्रिंज नहीं मिले। तो मैकल्जन कहता है कि जो अर्थ है वो ईथर को अपने साथ ड्रेज करके लेके जा रही होती है, तो इस वजह से कोई डिफरेंस पार्ट डिफरेंस क्रिएट नहीं होता कि जब इस डायरेक्शन में जाती है तो अपने साथ ईथर भी लेके जा रही है तो वहाँ पे। लेकिन एक और साइंटिस्ट लॉज 92 जिसने ये जो आइडियाज़ था इसके एक बात को कंट्राडिक्ट किया, measure the speed of light nearly repeatedly rotating bodies and found that not more than 0.5% of velocity of the object is communicated to the ether। कि लाइट जो है वो अर्थ के साथ जो ईथर की मोशन है वो बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करती, यानी ट्रेवल नहीं करती, ड्रेज नहीं कर सकती। तो इसलिए मैकल्जन एक्सप्लेनेशन को इतनी हमारे पास इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। जी, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया लोरेंट। तो लोरेंट ने क्या कहा, लोरेंट हाइपोथेसिस। लोरेंट कहता है कि हमारे पास जो भी हम यूज़ कर रहे हैं जो एटम है या वो क्या चार्ज पार्टिकल से, कि अगर इस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो क्या है चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। कि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लोरेंट ऑल एटम आर मेड ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हाइल मूविंग। कि जब कोई एटम इस तरीके से मूव करें तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो इंटरेक्ट करता है ईथर के साथ। तो ईथर और इनकी इंटरेक्शन से हमारी ये जो लेंथ है ये श्रिंक हो जाती है। इन चार्ज पार्टिकल और ईथर की इंटरेक्शन से लेंथ क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, रिड्यूस, जिसे हम कंट्रैक्शन कहते हैं, causing the atoms and molecules in moving atom to be pushed close together. He pointed out that due to these interaction between ether and matter, an object moving relative to ether appear to contract। जी, अब इसने कैसे कैलकुलेशन में काउंट किया, बिकम शॉर्टर इन डायमेंशन। तो जो इस डायरेक्शन वाली लेंथ है वो कहते हैं कि शॉर्टर हो जाती है, इस डायरेक्शन में हमारे पास ईथर नहीं है। तो उसने कहा कि ये कितनी शॉर्टर हो जाती है, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये कैसे इसने ये दोनों की रेशो ली है, तो लेट्स के इसको हम देख लेते हैं ताकि कि इसने कैसे। यहाँ पे अगर हम tx और ty, तो पहले मैं इनको अरेज कर लेता हूँ ताकि हम इसके ऊपर कुछ वो कर सकें, राइटिंग कर सकें। जी, तो यहाँ पे देखें कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे tx के केस में, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूँ तो tx, बाकी ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये और ये जो टर्म है ये हमारे पास कैंसिल हो रही है। डिफरेंस सिर्फ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट है। तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को अगर हम लिखें तो इसको 2 दफ़ा अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट और फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर इस तरीके से सी स्क्वायर, इसका अंडर रूट अगर एक दफ़ा लिखें और फिर इस तरीके से
दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें इस तरीके से, ये टर्म दोबारा लिखें, ये सारी टर्म, तो यानी 2 टाइम, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर इसमें से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और एक √1 - v² और c² रह जाएगा, यानी इन दो को हमने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो ये 1 - v² और c² को दो दफ़ा लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, यानी अगर मल्टीप्लाई करें 1 - v² और c² का अंडर रूट और फिर 1 - v² ओवर c² का अंडर रूट, तो डिवीजन से, इन दो के डिवीजन से हमारे पास एक 1 - v² और c² का अंडर रूट रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम हमें मिल जाएगा 1:1 - v² ओवर c², यानी 1 - v² ओवर, ये अगर मैं ओवर c², सही है। तो इन दो की रेशो मिकल्जन ने इस तरीके से यहाँ पे फाइंड की है जी। अब हम उस अपनी स्लाइड पे चल जाते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे थे। ये वाली, तो वो कहता है कि इस डायरेक्शन में लेंथ क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, L = L0 ओवर 1 - v² ओवर c² अंडर रूट टाइम। तो क्योंकि एक डायरेक्शन में 1 तो दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो वो कैसे कहता है कि इस डायरेक्शन वाली लेंथ तो d थी, इस वाली d नहीं होगी बल्कि d0 ओवर 1 - v² ओवर c² होगी, एंड देन टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम A to B एंड बैक टू A, यानी इस डायरेक्शन वाला जो टाइम है वो उसमें ये डिस्टेंस काउंट कर रहा है। जहाँ पे d था x डायरेक्शन में, वहाँ पे उसने क्या लिखा, d × 1 - v² ओवर c²। और टाइम फॉर x एक्सिस को जब इसने सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, तो ये टाइम फॉर x एक्सिस और इस तरीके से टाइम इलांग y एक्सिस, दोनों को इसने क्या किया, इक्वल किया इस तरीके से। क्यों? क्योंकि जब उसने यहाँ से x के इलांग कैलकुलेशन की तो हमें d के लिए क्या मिला, ये d के लिए हमें जो x के लिए ये वाला डिस्टेंस 1 - v² और c² 2 टाइम, यानी 1 - v² और c² एक दफ़ा, और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 - v² ओवर c² का अंडर रूट जी। तो अगर अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। तो अब हम डिवाइड करेंगे इस चीज़ को tx और ty को, तो हमारे पास ये टर्म और ये कैंसिल हो जाएगी, तो एक रह जाएगी। तो जब हम टेक इनटू अकाउंट करेंगे इस एक्सप्रेशन को वहाँ पे, तो हमें मिलेगा tx, यहाँ पे d को हम लेंगे d × 1 - v² ओवर c², तो ये टर्म, यानी अब ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, इक्वल है। अब अगर दोनों का डिफरेंस ले लो तो नो फ्रेंड 0। तो इस तरीके से मिकल्जन ने नल रिजल्ट ऑफ, नहीं अपना जो हमारे पास लॉरेंट ने नल रिजल्ट ऑफ जो मिकल्जन एक्सपेरिमेंट थे उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन दिस कंट्राडिक्शन हाउएवर वैलिड कुड नॉट डिराइव लॉजिकली फ्रॉम थ्योरी, लेकिन थ्योरेटिकल ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको कोई इम्पॉर्टेंस भी नहीं दी गई। इसके बाद आइंस्टाइन आया। आइंस्टाइन ने बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन कहता है कि यहाँ पे मैं इस पीछे डायग्राम में भी चला जाता हूँ ताकि हम वहाँ से इसको एक्सप्लेन कर सकें आइंस्टाइन क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं इसको अरेज कर लेता हूँ। तो इसमें आइंस्टाइन कहता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि यहाँ पे हमने रिलेटिव ली है, ये स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होती, किसी मीडियम, किसी सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर इस पर डिपेंड नहीं करती। तो क्या वो कैसे, वो कहता है कि ये जो हमने c + c - v लिखा है, वो कहता है ये c - v नहीं है, लाइट की स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव c रहती है, c + v नहीं है बल्कि क्या है, c है। तो जब d/c लिखेंगे और d/c इस डायरेक्शन में d/c, इस डायरेक्शन में d/c, तो यहाँ पे आ जाएगा 2d/c। और इस तरीके वर्टिकल में हमने रिलेटिव स्पीड c² - v², तो ये कहते हैं ये चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, c है सिर्फ, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव नहीं है। इस डायरेक्शन में भी c स्पीड के साथ और वापस में भी c के साथ, तो d/c एंड d/c। इस तरीके से tx और ty में 2d/c इधर से आएगा और 2d/c इधर से, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0। तो आइंस्टाइन ने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रिमेन कांस्टेंट, और इसको कहते हैं कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट्स, कि लाइट की स्पीड जो है वो किसी ऑब्जर्वर, किसी मीडियम, किसी सोर्स की मोशन पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ तक जो है
हमारा लेक्चर्स एंड है। इसके बाद जो है हम मज़ीद देखेंगे इसको जो नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन ने भी जब दोनों का टाइम को इक्वल किया तो यहाँ पे हमारे पास ये रेशो मिली कि 1 की एक जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उस डायरेक्शन में हमारे पास जो लेंथ है वो उसे इंक्रीज 1 - v² और c² टाइम आ रही है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट ले लें। तो आई थिंक कि यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में